हेलो एवरीवन। तो हम इस चैनल पे द IAS एकेडमी चैनल पे हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम बेसिकली पहले मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म करेंगे। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री, फिर एंशिएंट एंड मिडीवल। तो मॉडर्न हिस्ट्री पहले क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसकी वेटेज UPSC, UPPSC एंड BPSC तीनों में सबसे ज़्यादा आती है कंपेयर टू एंशिएंट एंड मिडीवल। तो मॉडर्न हिस्ट्री में बेसिकली सब कुछ कराया जाएगा, ठीक है, बट एवरीथिंग विल बी टू द पॉइंट, जो कि आपको याद करना है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से विदाउट अननेसेसरी स्टोरी। ओके, तो हम इसमें पहले मॉडर्न हिस्ट्री हमें पता है हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, एंड ऑफ द मुग़ल पीरियड, ठीक है, वहाँ से आपका अराइवल ऑफ यूरोपियंस होगा। तो ये वाला पार्ट पहले हम नहीं करेंगे बिकॉज एक तो इस पार्ट का रेलेवेंस ज़्यादा नहीं है मॉडर्न हिस्ट्री से, प्लस ये पार्ट थोड़ा बोरिंग होता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट जंप करेंगे मेन पार्ट पे पहले, और फिर उसके बाद हम वापस आके ये दोनों पार्ट, मतलब जो भी ये पहले का पार्ट है वो ख़त्म कर लेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे, मेनली हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो EIC बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आई थी, तो इंडिया में उसका मेन इंटरेस्ट था ट्रेड के लिए। स्टार्टिंग में कंपनी है, कंपनी क्या करेगी? व्यापार करेगी, ठीक है। तो इनका मेन इंटरेस्ट था ट्रेड, ठीक है। तो ट्रेड के लिए ही ये इंडिया में आए थे। अब ट्रेड करते करते इनको थोड़ी बहुत इनने वॉर्स लड़ी, और वॉर से इनको बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है, जो कि पूरा ही मिला के उस टाइम बंगाल कहलाता था, या आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है। इसमें बांग्लादेश भी इंक्लूडेड है, ये पूरा बंगाल कहलाता था, ठीक है। तो ये आए थे बेसिकली, यहाँ से ट्रेड कर रहे थे, और लड़ाई वगैरह ये लोग लड़ते हैं, और उसके बाद इनको पूरा का पूरा बंगाल की दीवानी कलेक्ट करने का राइट मिल जाता है। तो हम बेसिकली कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, तो इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा मेन चैप्टर कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, कैसे गवर्न किया जाता था, ठीक है। हमारा लैंग्वेज यही रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश मिक्स्ड। तो बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था? तो हमें पता है कि मुग़ल एम्परर था, ठीक है। अब मुग़ल एम्परर की सीट कहाँ पे होती थी? दिल्ली में होती थी, ओके। अब दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेशन करता था, तो बंगाल में तो वो आके बैठेगा नहीं, बंगाल को वो हैंडल नहीं करेगा, तो वो यहाँ पे अपॉइंट करता था ऑफिशियल्स अपने, ठीक है। बंगाल में ऑफिशियल्स अपॉइंट किया करता था जो बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, ठीक है। वो यहाँ पे रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे बंगाल में, ठीक है, और जो भी पैसे पूसे कलेक्ट करेंगे, अब मुग़ल एम्परर को पैसों से मतलब है, तो ये उसको रिवेन्यू वापस दे दिया करते थे, ठीक है। ऐसे ही हमारा सिस्टम चल रहा था। मुग़ल एम्परर ऑफिशियल्स अपॉइंट करेगा, ऑफिशियल्स हम देखेंगे कौन कौन से होते थे, दीवान, नज़ीम, ये सब वगैरह, और वो रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे। बेसिकली दीवान रिवेन्यू कलेक्शन का काम करता था, और वो रिवेन्यू कलेक्ट करके मुग़ल एम्परर को दे देगा, ठीक है। हमारा ये सिस्टम चलता था। अब बंगाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था मुग़ल के लिए, क्योंकि रिवेन्यू बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है, बंगाल से मुग़ल एम्परर को। तो जो वहाँ पे नज़ीम होता था, एक तो दीवान होता है, दो मेन ऑफिशियल होते थे, एक दीवान होता था, एक नज़ीम होता था। तो जो नज़ीम हुआ करता था वो जनरली मुग़ल एम्परर का खास होता था, जो भी है उस टाइम पे, या तो उसका बेटा होगा, ठीक है, सन इन लॉ होगा, या उसका कोई स्पेशल जो भी बंदा है वो होगा। तो ऐसे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। तो हम चैप्टर क्या पढ़ने जा रहे हैं? कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, ठीक है। तो अब कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल किससे हो रहा है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। बंगाल पे जीत, ठीक है, तो कौन जीत रहा है बंगाल को? तो मुग़ल एम्परर के अंडर है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, अब इस चैप्टर को यही मैंने लिखा हुआ है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें दो चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि बंगाल सबसे पहले मुग़ल एम्परर से फ्री होगा, ठीक है।
मुग़ल रूल ख़त्म हो गया बंगाल में और वो बंगाल अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेगा, ठीक है। ये पीरियड जो है जब बंगाल इंडिपेंडेंट अचीव करेगा वो 1717 से 56 का है। इस टाइम पे इंडिपेंडेंट हो जाता है मुग़ल से। इस पूरे पीरियड में 1717 से 1756 तक में इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, पहले तो इंडियंस ने ही बंगाल को मुग़ल एम्परर से वापस ले लिया। अब ईआईसी बंगाल को इंडियन से छीन लेगी, ठीक है। वो पीरियड हमारा है जब ईआईसी इसको कॉन्कर करेगी, वो 1756 से स्टार्ट होगा और 65 पे जाके अचीव हो जाता है, ठीक है। 1756 से 65। अभी हम देखेंगे इस पीरियड में क्या क्या इवेंट हो रहे हैं, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, इस चैप्टर में होगा क्या, ठीक है। तो ईआईसी हमारी कॉन्कर कर लेगी बंगाल को, द स्टेट ऑफ बंगाल को। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये नोट्स ऐसे बनाए हैं ताकि आप इसको क्रैम कर सकें, रट सकें। अब आपको ये समझना पड़ेगा यूपीएससी या यूपीपीएससी या स्टेट पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी की भी, तो रटना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आपने सुना होगा कि इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है यूपीएससी, ठीक है। वो इंटेलिजेंस का नहीं होता है, ओके, रोट लर्निंग होती है, केवल रटना है आपको बैठ के दिन भर। तो उसके लिए तैयार रहा करो, ठीक है। तो जो भी फैक्ट्स वगैरह हैं यहाँ पे मैं बता दूंगा आपको, उसको क्रैम करना है क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं। मैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे रिलेटेड वो भी बता दूंगा आपको। तो अब हम पहले देखते हैं गवर्नर्स ऑफ बंगाल कौन थे हमारे 1758 से 85। क्यों आपको जानना ज़रूरी है कि गवर्नर्स कौन थे? क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे कौन था, या फिर बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे कौन था गवर्नर, ठीक है। देखते हैं इसको। तो ये पीरियड जो है हमारा 1758 से 85, यही पीरियड है जिस टाइम पे बंगाल में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारा रॉबर्ट क्लाइव, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बंदा है ईआईसी के लिए, ठीक है, इवन द होल ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, उस टाइम पे, क्योंकि यही इनका रूल इस्टेब्लिश करता है, रॉबर्ट क्लाइव, ओके। सबसे इम्पॉर्टेंट यही रहा है इनके लिए, ठीक है। कंप्लीट इंडिया में ईआईसी के कंट्रोल के लिए या ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल के लिए यही रिस्पॉन्सिबल था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम लोग। तो पहले इसका टर्म याद कर लो, 1757 से 60 तक रहेगा एक बारी। फिर उसके बाद इसको वापस बुलाया जाता है मई 1765 में, ठीक है। मई 1765 में वापस बुलाते हैं और फिर 1767 तक रहते हैं। अब इसके टाइम में दो चीज़ें होती हैं एक्चुअली। तो सबसे पहले तो 1750 जब इसका फर्स्ट टर्म चल रहा होता है 1757 से 60 के टाइम पे, तो ये बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। आपको बैटल्स वगैरह सब कुछ याद करना पड़ेगा, तो जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ मैं कुछ भी फालतू नहीं बताऊँगा इसमें, ठीक है, वो आपको याद कर लेना है। तो बैटल ऑफ प्लासी ये बंगाल में हुई थी, अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो चैप्टर आने वाला है उसमें इनके नाम बहुत बार आएंगे, तो यू शुड नो अबाउट दीज टर्म्स जो भी हैं। इफ़ यू आर ए बिगनर, अगर आप पहले पढ़ चुके हो तो ऑब्वियसली यू नो अबाउट दिस शिट। तो बैटल ऑफ प्लासी, तो 1757 से 60 के बीच में हमारा रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। अब बैटल ऑफ प्लासी इसके टर्म में नहीं होती, ये बैटल ऑफ प्लासी जो ब्रिटिश जीतती है उसमें क्लाइव का बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी में। तो बैटल ऑफ प्लासी बहुत बड़ी थी, क्यों? क्योंकि अब इसके बाद ईआईसी का बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा हाथ आ जाता है, ठीक है, वो देखेंगे हम कैसे आता है। तो बैटल ऑफ प्लासी में क्लाइव होता है, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी हमारा कब होता है? तो बैटल ऑफ प्लासी हमारा होता है 1757 में, ठीक है, 23 जून 1757। अब क्लाइव इस बैटल में इन्वॉल्व होता है, बट अभी गवर्नर ऑफ बंगाल का कॉन्सेप्ट नहीं स्टार्ट हुआ था, तो क्लाइव गवर्नर नहीं होता, इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है आगे, ठीक है, रिटर्न कुछ भी नहीं है आपका टेक्स्ट में। बैटल ऑफ प्लासी में क्लाइव इन्वॉल्व है, तो क्वेश्चन आता है, आया हुआ है, ठीक है, कि बैटल ऑफ प्लासी के टाइम गवर्नर कौन था, तो कोई भी नहीं था, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी में अभी ईआईसी का गवर्नर सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ था। क्लाइव वॉज जस्ट पार्टिसिपेंट इन दिस बैटल, और इनके जीतने में बहुत बड़ा हाथ होता है क्लाइव का। तो इसके बाद खुश होकर इसको बना दिया जाता है गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। तो इतना भी इसका स्टार्ट होता है 1757 से 60 में टर्म। अब इसके बाद आता है हेनरी वेंसिटट, ठीक है, 1760 से नवंबर 1764 तक रहता है, ये बैटल ऑफ बक्सर में आएगा, ठीक है, अभी देखेंगे इसके बारे में। फिर क्लाइव वापस आता है जब ये लोग बैटल ऑफ बक्सर जीत जाते हैं,
तो उसके बाद ट्रीटी वगैरह साइन करने के लिए ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद मई 1765 से 1767। और उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग हमारा यहाँ पे आके डुअल गवर्नमेंट ख़त्म करता है और इजारेदारी सिस्टम वगैरह स्टार्ट करता है। ये देखेंगे, बस मैं इंट्रोड्यूस दे रहा हूँ आपको 1772 से 85 के बीच में। अब हम बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैं आपको बता रहा था कि मुग़ल जो हमारा एम्परर होता है वो यहाँ पे ऑफिशियल्स अपॉइंट करता था, तो बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन हम देखते हैं अब कैसे हो रहा था। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था बंगाल में क्या क्या था, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, कंप्राइज्ड ऑफ बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बॉब। अब बंगाल जैसे हमारे यहाँ पे अभी कैसा होता है, एक स्टेट होता है, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिर से ब्लॉक्स बटे होते हैं, ब्लॉक्स के अंदर विलेजेस होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए डिवाइडेड होता है। वैसे ही उस टाइम पे बंगाल बहुत बड़ा था, ठीक है, बहुत ही बड़ा था, तो उसको डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। तो बंगाल जो हमारा था उसको सूबा में डिवाइड किया हुआ था, सॉरी बंगाल एक खुद ही सूबा था पूरा का पूरा, ठीक है, उसको सरकार में डिवाइड किया था, तो सूबा था, फिर उसके अंदर सरकारें थी, सरकार एडमिनिस्ट्रेशन के जैसे डिस्ट्रिक्ट होता है, सरकारें थी, और हर सरकार का हेड फौजदार होता था, ठीक है। ये सरकार है, सरकार है, सरकार है, इनका हेड फौजदार है, ठीक है। अब सरकार फर्दर डिवाइडेड थी परगनाज में, ओके, और उसके बाद परगनाज फर्दर डिवाइडेड थे ज़मींदारीज़ में। तो यहाँ पे ज़मींदार साहब के रिवेन्यू कलेक्ट करते थे और फिर वो आगे आगे देते देते हमारे सूबा का जो हेड होता था दीवान, ठीक है, सूबा का हेड नहीं होता था, दीवान बेसिकली एक बड़ा ऑफिशियल होता था जिसका काम होता था रिवेन्यू कलेक्ट करना, ठीक है। तो वो दीवान तक पहुँचेगा, उसके बाद दीवान फर्दर मुग़ल एम्परर तक पहुँचाएगा। तो एक क्वेश्चन आया हुआ यूपीएससी में आया था मेरे ख्याल से 2020 या 21 में, ये इन्हें पूछा हुआ था कि कैसे डिवाइडेड होता है, ऑर्डर पूछा हुआ था इसका, ठीक है, बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन में सूबा सरकार कैसे डिवाइडेड होता है। फिर ऑफिशियल्स ऑफ बंगाल सूबा देख लेते हैं हम लोग कौन कौन होते हैं। तो दीवान मैंने बता दिया आपको, रिवेन्यू कलेक्ट करता था। ये नज़ीम, सूबेदार, गवर्नर, ये सब एक ही नाम है, ठीक है, एक ही बंदे को कहा जाता था। ये एग्जेक्टिव हेड, जैसे आपका पीएम होता है या सीएम होता है, ये एग्जेक्टिव हेड होता है, ठीक है। डिफेक्टो डिज्यूर आपको पता होगा, तो ये डिफेक्टो वाले हैं। तो ये एग्जेक्टिव हेड होता है, वैसे ही एग्जेक्टिव हेड थे। तो बेसिकली पावरफुल जो थे ये वाली पोस्ट थी नज़ीम, सूबेदार, गवर्नर की, ठीक है, सबसे ज़्यादा पावरफुल। बट ऐसा नहीं है कि नज़ीम, सूबेदार या गवर्नर जाके दीवान को डरा सकता था या उसको ऑर्डर दे सकता था। ये दोनों इंडिपेंडेंट काम करते थे और डायरेक्ट मुग़ल एम्परर को रिपोर्ट करते थे। लास्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है। फिर उसके बाद दीवान बता दिया मैंने आपको, नज़ीम बता दिया, फिर मीर बख्शी, ठीक है। तो मीर बख्शी कौन था? तो मीर बख्शी था तो मिलिट्री थी, मिलिट्री हेड होता था उसका, और पे मास्टर, बेसिकली जो भी उनके सैलरी वगैरह वो सब यहाँ से कंट्रोल होता था। फिर कोतवाल था, जैसे आज की कोतवाली है, लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करते थे। फिर काजी, जैसे आज के जजेस होते हैं, तो ये जुडिशल ऑफिसर हुआ करते थे। फिर ये वकिया नवीस, न्यूज़ रिपोर्टर होते थे, ठीक है, न्यूज़ रिपोर्टिंग का काम करते थे, जो भी समाचार वगैरह जो भी चल रहा है वो आके बताते थे। फिर ये बालरेट्स होते थे, ये इन्फॉर्मेंट्स, जासूस जो भी हैं उनका काम करते थे बालरेट्स। तो ये आपको एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि ये जो था ये क्या करता था, जैसे बालरेट्स हो गया, तो ये सब आपको रटा हुआ होना चाहिए। आपको ये मैं समझा देता हूँ, अगर आप जहाँ पे भी पीएससी लगा हुआ है उसकी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो रटना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको लगता है कि इंटेलिजेंस का टेस्ट है तो आप 4-5 साल वेस्ट करोगे अपना इंटेलिजेंस में और होगा कुछ नहीं। तो रटना स्टार्ट कर लो जितना जल्दी कर सकते हो, जितने नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस रिवाइज़ कर सकते हो उतना आपके लिए बेटर है। वो आपसे एग्ज़ाम में फैक्ट पूछते हैं, ठीक है, ये आपकी इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है, आईक्यू का टेस्ट नहीं है। अब हमने देख लिया, अब हम बेसिकली इस चैप्टर में यही है कि पहले आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेशन, अब उसके बाद नवाब नज़ीम्स कौन है और उनके बारे में जानना है हमें, क्योंकि पूछते हैं कि ये सिस्टम कौन लेके आया था रिवेन्यू का, ठीक है, ये सब चीज़ें, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन लेके आया था, ठीक है, इनके बारे में पता होना चाहिए आपको। तो इससे पहले भी नवाब नज़ीम्स थे हमारे, ठीक है, बट यहाँ से मेन इंपॉर्टेंस स्टार्ट होता है, जब मैंने आपको पीरियड बताया है 1777 से लेकर 56 तक का, जिसमें ये लोग इंडिपेंडेंस इन्जॉय करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हासिल कर लेते हैं। 1777 में ये इंडिपेंडेंट हो जाता है बंगाल का स्टेट, ठीक है, और 56 तक इंडिपेंडेंट रहता है, जब तक ये ऐसी आके हथियार नहीं लेती इसको। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं अब जस्ट इनके नाम लिखे हुए हैं, फिर आगे इनके बारे में बताऊँगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा मुर्शिद कुली खान या मोहम्मद हडी है, ठीक है, तो ये स्टार्ट करेगा ये इंडिपेंडेंस का सिस्टम। तो ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल होगा,
ठीक है, कैसे इंडिपेंडेंस हासिल करेगा ये भी मैं बताऊंगा। बस आपको ये याद रखना है, आगे लिखा हुआ है, लिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है नोट्स में। अगर नोट्स चाहिए आपको, आप मैसेज कर दो मेरे को नीचे व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप बोल रहा हूँ सॉरी, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप ही निकलता है। तो उसके बाद मैं आपको जो भी PDF वगैरह टेलीग्राम पे या किसी पे शेयर कर दूंगा। तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल, सॉरी इंडिपेंडेंट, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल कौन था? ये था, ठीक है। अब इसका ग्रैंडसन होता है सरफराज खान, ये अपना वारिस सरफराज खान को बनाता है, बट सरफराज खान नहीं बन पाता है क्योंकि उसका फादर, सरफराज खान का फादर आके हथिया लेता है, ठीक है, बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन को, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। अभी देखेंगे इनके बारे में, जस्ट मैं बता रहा हूँ। तो ये तो एक डायनेस्टी है, ये पूरा एक फैमिली ट्री है, ठीक है। अब इसके बाद अली वर्दी खान आता है, ठीक है। अली वर्दी खान क्या करता है? अली वर्दी खान सरफराज खान को मार देता है, ठीक है, और ये पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, बंगाल को हथिया लेता है, ठीक है। अभी भी इंडिपेंडेंट ही है ये, पर ये बंगाल पे कंट्रोल पा लेता है, ठीक है। अब इसका ग्रैंडसन होता है सिराजुद्दौला, अगर सुना होगा, काफ़ी फेमस है सिराजुद्दौला, ठीक है। अब यहाँ पे उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन में यही चल रहा था, जैसे एक दूसरे को मार के सीट हथिया लो। तो सिराजुद्दौला को भी मरवा दिया जाता है और उसको हटा के ये नेक्स्ट डायनेस्टी आ जाती है। ये एक फैमिली रही, ठीक है, हमारी मुर्शिद कुली खान वाली फैमिली 1। एक सेकंड, ये फैमिली 1 हो गई, ठीक है। फिर ये हमारी अली वर्दी और सिरा, इसीलिए कलर कोडेड है ये, ठीक है। फैमिली 2 चलेगी और उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है, ये एक फैमिली है, फैमिली 3। मीर जाफ़र, मीर कासिम, और मीर कासिम को ही हटा के फिर से मीर जाफ़र, ठीक है। ये मीर कासिम इसका सन इन लॉ, दामाद जो होता है वो होता है, ठीक है, सन इन लॉ होता है मीर कासिम, मीर जाफ़र का। यह भी आराम से समझेंगे हम लोग, ठीक है। आपको अगर कुछ भी बीच में समझ में ना आया, आप कमेंट कर सकते हो, मैं समझा दूंगा। उसमें चैप्टर्स हिस्ट्री में बहुत सिंपल है, बस यही एक एफर्ट डालना होता है कि उसको याद करना होता है, और क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसमें से। मतलब BPSC का पेपर देने चले जाओ तो 150 में से 20-25 क्वेश्चन इसी में रहेंगे, ठीक है। फिर BPSC का हो गया, फिर UPSC का, अगर आप सॉरी UPPSC का भी दे दो तो इसमें 25 से 30 क्वेश्चन हो ही जाते हैं। 25 क्वेश्चन रख लो, 20 से 25 ही रख लो, उतने क्वेश्चन एवरेज आ ही जाते हैं, ठीक है, स्टेट PCS में। UPSC का वेरी करता है हमेशा। तो हम स्टार्ट करते हैं मुर्शिद कुली खान से, या दूसरा उसका नाम है मोहम्मद हडी, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मोहम्मद हडी या मुर्शिद कुली खान, इसको इसी नाम से फेमस है ये, वैसे मुर्शिद कुली खान से। मोहम्मद हडी एग्ज़ाम में नाम नहीं मिलेगा, बट इसका एक्चुअल नेम मोहम्मद हडी था। तो इसको बनाता कौन है? सबसे पहले इसको दीवान बनाया जाता है औरंगज़ेब के द्वारा, ठीक है, हमारे औरंगज़ेब के द्वारा। औरंगज़ेब बहुत ही रूथलेस मुग़ल एम्परर था, ठीक है, और औरंगज़ेब का टर्म था 1658 से 1707। औरंगज़ेब का टर्म आपको बहुत बारी दिखेगा इधर उधर, तो इसलिए बेटर है रट लो। तो इसको दीवान ऑफ बंगाल बनाता है औरंगज़ेब 1700 में, ठीक है। और औरंगज़ेब जब इसको दीवान ऑफ बंगाल बनाता है, अभी दीवान बनाया है, आपको ये समझना पड़ेगा। मैंने 2 पोस्ट बताई थी, दीवान और नज़ीम की। नज़ीम ज़्यादा पावरफुल था, ठीक है। तो अभी इसको दीवान, बेसिकली अब मैंने आपको बताया कि अगर जो पावरफुल पोस्ट होती थी वो जनरली जो भी मुग़ल एम्परर था उसके सन को जाती थी या उसी की फैमिली ट्री को जाती थी मोस्टली, ठीक है। पर ये हमारा मुर्शिद कुली खान उसकी फैमिली ट्री में से नहीं है, किसी भी मुग़ल एम्परर के, ओके। तो ये बेसिकली स्मार्ट था, बहुत इंटेलिजेंट था, इसलिए इसको रेवेन्यू कलेक्शन का काम देते थे, ठीक है। तो इसको दीवान बना के रखा हुआ था बंगाल का 1700 में, और औरंगज़ेब इसको टाइटल दे देता है मुर्शिद का। अब 1704 में हमारा मुर्शिद, एक मकसूदाबाद जगह थी, ठीक है, उसको रीनेम करके, बंगाल में ही मकसूदाबाद को रीनेम करके मुर्शिदाबाद कर देता है 1704 में, ओके। तो मुर्शिदाबाद इसी के नाम से बना था, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ख़त्म हो गया। सेकंड, अब मुर्शिद उसके बाद हमारा जो होता है, जब दीवान ऑफ बंगाल बना होता है तो उसी टाइम उसकी कुछ लड़ाई हो जाती है अजीम उस शान से, ठीक है। अजीम उस शान कौन था? नज़ीम था, ठीक है। ये सेकंड वाली जो पोस्ट है ये वाला नज़ीम था, ठीक है। और अजीम उस शान बेटा किसका था? तो मैंने बताया नज़ीम की पोस्ट किसका होती है जनरली, सन वगैरह जो होते हैं इनके मुग़ल एम्परर के। तो बहादुर शाह 1 जो औरंगज़ेब के बाद आएगा, ठीक है, शाहजहाँ, औरंगज़ेब, बहादुर शाह, ठीक है। तो बहादुर शाह का सन होता है।
तो मुर्शिद की लड़ाई हो गई अजीम उस शान से, ठीक है, मुर्शिद की लड़ाई हो गई अजीम उस शान से। तो बहादुर शाह वन क्या करता है, उसको दीवान ऑफ बंगाल से हटा देता है उस पोस्ट से, और इसको बना देता है दीवान ऑफ डेक्कन 1708 में। बट जल्दी इनको रियलाइज़ हो जाता है कि रिवेन्यू का कलेक्शन बहुत सही करता था हमारा काम मुर्शिद कुली खान, और अब इनका रिवेन्यू सेटिस्फैक्ट्री आ नहीं रहा था। तो ये लोग वापस इसको बुलाते हैं 1710 में और फिर से दीवान ऑफ बंगाल बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी भी हमारा दीवान ऑफ बंगाल ही है 1710 तक। अब इसके बाद हमारा बहादुर शाह के बाद नेक्स्ट आता है फर्रुखसियार। ये आप मिडीवल वगैरह में पढ़ चुके होंगे मेरे ख्याल से, कौन थे मुग़ल एम्परर। अगर नहीं भी पढ़ा है तो बस अभी इनके नाम सुन लो, जब वो पढ़ेंगे तब आ जाएगा। हिस्ट्री की सीरीज़ का ये फर्स्ट चैप्टर है, सारी चीज़ें करेंगे हम। तो नेक्स्ट हमारा आता है फर्रुखसियार। तो फर्रुखसियार को बेसिकली, फर्रुखसियार जब आता है तो इसको सूबेदार बना देता है। अब सूबादार मैंने आपको बताया था, या नज़ीम, ठीक है, ये सारे एक ही नाम है गवर्नर के। तो ये 1717 में आके इसको, ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, 1717 में आके इसको सूबेदार बना देता है, और ऑलरेडी ये दीवान था, अब नज़ीम या सूबेदार भी बन गया। तो बेसिकली इंडिया में जैसे हो कि पावर का डिवीज़न है, ठीक है, जैसे आप सिविल सर्विसेज में कि एक डीएम है एक एसपी है, तो मान लो दोनों पोस्ट अगर एक ही बंदे को दे दे तो उसके पास इतनी ज़्यादा पावर आ जाती है। तो सेम वैसा ही वहाँ पे हुआ, दीवान और नज़ीम दोनों एक ही इंसान को दे दिया गया, तो इसकी वजह से वो अपने आप को अब इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि बोथ पोस्ट जो थी सेम पर्सन के द्वारा होल्ड की जा रही थी। तो मुर्शिद कुली खान अपने आप को, ये जहाँ पे भी डबल स्टार आपको दिखे ना, ये वाला, ठीक है, तो इसका मतलब होता है क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। मैं जनरली ट्राई करूँगा जो भी कुछ मेरे को क्वेश्चन दिखता है पहले पूछा हुआ उसको मैं डबल स्टार कर दिया करूँगा, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खान खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है, और ये हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल बन जाता है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल या बंगाल उड़ीसा बिहार टू बी, ये बंगाल उड़ीसा बिहार पूरे को बंगाल ही कहते थे, टू बी अपॉइंटेड बाय द मुगल। तो ये ऑल्सो लास्ट गवर्नर हो गया, ठीक है, लास्ट नज़ीम हो गया, क्योंकि इसके बाद अब जो इसकी एंसेस्ट्री है वहीं खुद अपॉइंट किया करिए। तो मुर्शिद के बाद मुर्शिद ही अपॉइंट करता है नेक्स्ट अपने सक्सेसर को, अब उसको मुगल के पास नहीं जाना पड़ता, ठीक है, वो खुद ही अपॉइंट कर रहा है। तो ही वॉज ऑल्सो द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल उड़ीसा बिहार टू बी अपॉइंटेड बाय द मुगल। अब मुर्शिद का टर्म क्या है हमारा, तो मुर्शिद का टर्म है 1717 से 27 तक का, ठीक है। ये टर्म वगैरह ध्यान रखना, आपको दिमाग में पैटर्न जो बिल्ड होगा वो ईजी तरीके से आपको क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगी, समझना ज़रूरी है। अब मुर्शिद क्या करता है, अब मुर्शिद ने 2-3 चीज़ें और की हुई हैं, उसके बारे में वहीं जो क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमने देखा था कि इसने 1704 में मकसूदाबाद को मुर्शिदाबाद बना दिया था, ठीक है, और उस टाइम पे बंगाल की कैपिटल होती थी ढाका। तो ये जब मुर्शिद कुली खान खुद इंडिपेंडेंट हो जाता है वहाँ से, तो ये ढाका से मुर्शिदाबाद में कैपिटल शिफ्ट कर देता है अपनी 1717 में, उसी साल जिस साल इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद उस टाइम पे जागीरदारी सिस्टम चलता था, मुग़ल सिस्टम जो होता था सैलरी देने का। तो उस टाइम ये लोग सैलरी कैसे देते थे मुग़ल एम्प्रेस की, जो भी अपने ऑफिशियल्स हैं उनको पैसे देने की जगह इन लोगों ने जो लैंड है उसी का थोड़ा सा पोर्शन दे दिया, ठीक है, लैंड का पोर्शन दे दिया जिसको जागीर कहा जाता था स्टेट ऑफिशियल्स को, ठीक है, सैलरी की जगह जागीर दे दी गई। तो ये जागीरदारी सिस्टम, ये जो लैंड देते थे ये लोग स्टेट का ही, गवर्नमेंट का ही होता था, ठीक है, जो उस टाइम पे मुग़ल एम्परर है उन्हीं का लैंड होता था, उसको खालिसा लैंड भी कहते थे, ठीक है, जो स्टेट ओन लैंड होता था। तो ये खालिसा लैंड को जागीर में जो दिया जा रहा था उसको ख़त्म कर देता है हमारा कौन, मुर्शिद कुली खान आते ही, ठीक है, और स्टार्ट करता है इजारा या मलज़मीनी सिस्टम, ठीक है। इजारा मलज़मीनी सिस्टम होता क्या है, तो सारी की सारी जागीर जो है उसको ख़त्म कर दिया गया और उसको खालिसा या फिर स्टेट लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया। अब कन्वर्ट किया क्यों गया है, तो अब ये जो भी खालिसा लैंड होगा, अगर ये लैंड का पोर्शन है, तो अब ये जागीरदारी सिस्टम जब अबॉलिश किया तो अब ये किसी ऑफिशियल के पास नहीं है। अब क्या करेंगे ये लोग, कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करेंगे, बिडिंग करेंगे, बिडिंग समझते हैं बोली लगाना, तो जो सबसे कहेगा कि मैं इतने पैसे इस लैंड पे से ला के दे दूंगा आपको, ठीक है, कि 10 लाख रुपए ला के मैं इससे कलेक्शन आपको पर साल दे दिया करूँगा, ठीक है, और आप मेरे को ये लैंड दे दो। तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स बिड करेंगे, आज भी होता है यही सिस्टम। तो कॉन्ट्रैक्टर्स आके बिड करेंगे कि 10 लाख रुपए या जो भी ज़्यादा बोलेगा उसको मिल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा 10 लाख वाले ने बोला तो 10 लाख वाले को लैंड दे दिया गया। अब कॉन्ट्रैक्टर को हर साल उस लैंड में से 10 लाख रिवेन्यू जाके देना पड़ेगा मुग़ल एम्परर को, ठीक है। तो ये इसी को हमारा कहा जाता है इजारेदारी या मलज़मीनी सिस्टम, ठीक है।
अब हमें पता है ये बाद में कॉन्ट्रैक्टर्स यही ज़मींदार बनते हैं, ठीक है। तो ज़मींदार हमें पढ़ा हुआ है हमने कि सारे के सारे पोस्ट 1857 प्री 1857 रिवोल्ट के रीज़न क्या था, ज़मींदार जो थे ऑपरेशन करते थे। तो जैसे एक खेत है, खेत में इन लोगों ने जो लैंड है उसको और डिवाइड करके पीजेंट्स को दे दिया, ठीक है, एग्रीकल्चर करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। अब एग्रीकल्चर करके पीजेंट से ये लोग बहुत ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, वो ऑपरेशन का रीज़न होता था, ठीक है। तो वही जो कॉन्ट्रैक्टर्स बाद में जाके हमारे ज़मींदार कहलाते हैं। नेक्स्ट अब इसमें है, हाँ, तो यही अब कुली जो हमारा मुर्शिद कुली खान है वो रिवेन्यू कलेक्ट करेगा इनसे, ठीक है। तो रिवेन्यू कलेक्शन में बहुत ज़्यादा रूथलेस था, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, ठीक है। तो इससे हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स या ज़मींदार हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा, ओके। तो ज़मींदार्स एंड पीजेंट्स के ऊपर जब प्रेशर पड़ा कि देना ही देना, नहीं तो मुग़ल एम्परर हमें मार देगा या फिर हमारी लैंड छीन लेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ये लोग पहुंच गए फाइनेंशियर्स के पास। फाइनेंशियर्स इससे पहले नहीं होते थे, ठीक है। फाइनेंशियर्स, सेठ, जगत सेठ्स जो कहना, इसी को राइज ऑफ जगत सेठ्स भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले जगत सेठ्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो ये जाके इनसे लोन में पैसे लेते थे और जाके मुग़ल एम्परर को दे देते थे, ठीक है। तो यही राइज ऑफ जगत सेठ्स हुआ था मुर्शिद कुली खान के टाइम में। तो मुर्शिद कुली खान हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ये बस इतना सा आपको ये पेज रटना है, रट लेना। इसके जो इसमें दिया हुआ है ना, उसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़िए, बट इतने को रट के रखना। इसमें वैल्यू एडिशन करना है, गो हेड, बट इतना रट के रखना। अब मैंने बताया था कि मुर्शिद कुली खान डिक्लेयर करता है कि भैया मेरा जो वारिस होगा वो सरफराज खान होगा, ठीक है। कुली ने बोला कि मेरा ग्रैंडसन सरफराज जो होगा वो सक्सेसर होगा, बट सरफराज को हटा देता है। आउटस्टेड का मतलब कि हटा दिया गया उस सीट से शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, सरफराज का खुद फादर होता है। और शुजाउद्दीन मोहम्मद खान कोई स्पेशल काम करता नहीं है, बस गद्दी चाहिए होती है इसको। तो 1727 से 39 तक सरफराज खान होता है, 1727 से 39, ठीक है। अब सरफराज खान, अभी स्टोरी बिल्ड हो रही है तो ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएंगी क्यों हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो सरफराज खान, सॉरी, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान के बाद फिर से अब जो सरफराज जो उसका बेटा था वो आता है, ठीक है। बट उसका टर्म ज़्यादा नहीं रह पाता, क्यों नहीं रह पाता? तो 1739 से 40 मुश्किल से 1 साल रहता है। क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि एक अली वर्दी था जो डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार था, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार था, ये आके सरफराज खान को मार देता है बैटल ऑफ घेरिया में। बैटल ऑफ घेरिया पूछते हैं, ठीक है। बैटल ऑफ घेरिया 1740 में, ईयर भी इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सरफराज खान को मार दिया इसने। अब अली वर्दी के बारे में देखते हैं। तो अली वर्दी का टर्म था 1740 से 56, ठीक है। इसी का जो ग्रैंडसन है सिराजुद्दौला, वही हमारा जाके ब्रिटिश से हेड ऑन लड़ाई करता है। ब्रिटिश ईआईसी हमेशा कोई ना कोई ट्रिक यूज़ करके लड़ाई करती थी, ठीक है। कुछ ना कुछ पहले से उसने सेटिंग कर रखी थी, तो उससे लड़ना बहुत मुश्किल होता था। इस सिराजुद्दौला फर्स्ट था जो इस ट्रिक का शिकार हुआ था। हाँ, तो पहले अली वर्दी देख लेते हैं। तो अली वर्दी का टर्म था 1740 से 56। कौन था? डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार था, ठीक है। ये हमने देख लिया बैटल ऑफ घेरिया में सरफराज खान को मार देता है, ठीक है। और फिर ये बन जाता है बंगाल का नज़ीम। तो ही बिकेम नवाब विद द हेल्प ऑफ जगत सेठ ज़मींदार्स। तो ये जगत सेठ ज़मींदार्स ये सारे सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, इसको अली वर्दी खान को, क्योंकि एक तो रूथलेस सिस्टम चल रहा था वहाँ पे बंगाल में बिकॉज ऑफ मुर्शिद कुली खान का सिस्टम। तो जगत सेठ ज़मींदार्स वगैरह परेशान हो चुके थे और वो अली वर्दी खान को सपोर्ट करते हैं। तो अली वर्दी खान बैटल ऑफ घेरिया में जाके 1740 में सरफराज खान को मार देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अली वर्दी खान थोड़ा सा जो पहले से सिस्टम चल रहा था हमारा मुग़ल एम्परर और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में जो आंकड़ा था उसको चेंज करता है, ठीक है। तो ये जो एनुअल ट्रिब्यूट देते इंडिपेंडेंट, तो देखो बंगाल ने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गए थे। बट अभी भी ये लोग जो पेशी होती है वो मुग़ल एम्परर को दिया करते थे, ठीक है। पेशी जो होती थी अभी भी मुग़ल ट्रिब्यूट जिसको कहते हैं मुग़ल एम्परर को दिया। हेड ऑन इनने जाके लड़ाई नहीं की थी अभी मुग़ल एम्परर के साथ, ठीक है। तो ये भी एनुअल ट्रिब्यूट इसने देना बंद कर दिया। हायर अपॉइंटमेंट सारी की सारी ये खुद से करने लगे, मुग़ल एम्परर से डिस्कस ही नहीं करते थे ये लोग, ठीक है, कुछ भी। बट उसके बाद भी इसने डायरेक्ट मुग़ल अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया था। अभी भी किसी ने भी इनमें से चैलेंज नहीं किया मुग़ल अथॉरिटी को। हम देखेंगे आगे कौन चैलेंज करता है, ठीक है, मुग़ल अथॉरिटी को।
अब अली वर्दी खान का कहा जाता है बेसिकली कि इसका टेन्योर केवल लड़ने में ही ख़त्म हो गया था। ठीक है, जो इसका टेन्योर था केवल लड़ाइयाँ ही की है इसने, वॉर्स लड़े। तो इसको बहुत बड़ा थ्रेट उस टाइम पे मराठास का था जो नॉर्थ में एक्सपेंशन करना चाह रहे थे। ठीक है, तो 3 से 4 बारी बंगाल पे अटैक करते हैं मराठास हमारे 1742 से 51 के पीरियड में। ठीक है, तो फाइनली मराठास को शांत करने के लिए ये उनके साथ अली वर्दी एक पीस ट्रीटी साइन करता है। ठीक है, और अली वर्दी उनको एनुअल चौथ जो रिवेन्यू वगैरह का जो भी पार्ट होगा एंड उड़ीसा दे देता है, टोटल कंप्लीट उड़ीसा दे देता है। ठीक है, तो पीस ट्रीटी साइन हो गई इनके बीच में। अब दूसरा, इनको अफ़गान के जो भी जनरल थे, मुस्तफ़ा खान उस टाइम पे था, तो ये बार बार इनका थ्रेट बना रहता था, ये अटैक करते रहते थे और इनको लैंड में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये बस लूटपाट करने के लिए आते थे। ठीक है, तो डिस्टेबलाइज हो जाती थी वहाँ की गवर्नमेंट, रिवेन्यू कलेक्शन जो भी कुछ है सब कुछ लूट के ये लोग चले जाते थे। तो थ्रेट कौन कौन से थे हमारे अली वर्दी खान को? मराठास और मुगल, सॉरी अफ़गान जनरल। तो क्वेश्चन आता है कि किसने कंपेयर किया था, नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है हमारा, यूरोपियंस को बीज से, बीज मधुमक्खी, ठीक है, बीज के साथ किसने कंपेयर किया था? तो अली वर्दी ने कहा गया था कि यूरोपियंस बीज की तरह है। ठीक है, दे विल गिव यू हनी अगर आप उनको डिस्टर्ब नहीं करोगे, बट अगर आपने डिस्टर्ब किया दे विल स्टिंग यू टू डेथ। ये स्टेट पीसीएस में पूछते हैं क्वेश्चन, यूपीएससी में ही पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अली वर्दी खान 1756 में डाइड। इसका सक्सेसर कौन होता है? अब अली वर्दी खान का जो ग्रैंडसन है सिराज। ठीक है, मुर्शिद ने भी अपने ग्रैंडसन को ही, मुर्शिद कुली खान ने भी अपने ग्रैंडसन को ही रेकमेंड किया था, इसने भी ग्रैंडसन को ही किया, सिराजुद्दौला को। तो इसमें फैक्ट बताया तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 1717 से 56 तक बंगाल ऑटोनॉमी अचीव कर रहा होता है। ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंस अचीव कर लेता है, बट इंडिपेंडेंस ज़्यादा दिन रहती नहीं है। 56 से 65 में ये लोग इंडिपेंडेंसिंग जो होती है वो लूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और फाइनली ईआईसी बंगाल को कैप्चर कर लेती है। तो अब हम देख रहे हैं हमारे अली वर्दी खान का नेक्स्ट सक्सेसर जो आता है सिराजुद्दौला। चलो देखते हैं। तो अब हमारा सिराजुद्दौला है। ठीक है, तो सिराजुद्दौला की भी जब ये पावर में आता है तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल स्मूथ चल रहा था। सिराजुद्दौला जब पावर में आता है तो इसके सक्सेशन को, ताजपोशी जो भी आप कहोगे, उसको चैलेंज किया जाता है। ठीक है, इसी के खुद फैमिली ट्री के जो लोग होते हैं वो चैलेंज करते हैं इसको। तो एक तो अली वर्दी खान की डॉटर जो थी, इसकी आंट, ठीक है, सिराजुद्दौला की आंट या फिर अली वर्दी खान की डॉटर घसीटी बेगम, उसके सक्सेशन को चैलेंज करती है। और दूसरा होता है हमारा शौकत जंग, फौजदार ऑफ पूर्णिया। ओके, बस ये नाम देख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉरी। फिर हमारे सिराजुद्दौला के टाइम में जो उसका दरबार होता था, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा डिवीजन था। बहुत उसके दरबारी जो थे उसके कोर्ट में जो बैठते थे, ठीक है, वो इसके अगेंस्ट थे। उनमें से अगेंस्ट कौन कौन था? राय दुर्लभ, राय बल्लभ, जगत सेठ, मीर जाफ़र, ज़मींदार, सब लोग इसके अगेंस्ट ही थे उस टाइम पे। बेसिकली इनको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो ये लोग इनके अगेंस्ट थे। ठीक है, तो अब इनके अगेंस्ट होने से हो क्या रहा था, ये लोग डिस्टेबलाइज कर रहे थे उसके एडमिनिस्ट्रेशन को, स्मूथ रन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, कुछ ना कुछ बीच में ये लोग इसके अगेंस्ट काम कर देते थे और फाइनली उसका एडवांटेज कौन लेती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब देखेंगे हम लोग एक इसका एग्जांपल कि कैसे ईआईसी ने इसका एडवांटेज लिया था। तो सिराज और ईआईसी के कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, सिराज और ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न क्या था? तो सबसे बड़ा रीज़न जो था वो 1717 का फरमान था। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें अगर आता है तो पहले तो ये पूछते हैं कि क्या रीज़न था, आपको ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, तो उसमें 1717 का फरमान है। कई बार पूछते हैं कि इमीडिएट रीज़न क्या था ईआईसी और सिराज के कॉन्फ्लिक्ट का, तो वो है, वो नेक्स्ट लाइन में लिखा भी हुआ है, फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम बेसिकली जहाँ पे इन लोग की फैक्ट्री थी ईआईसी की, ठीक है, वो एरिया का था। ठीक है, और फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आपने वहाँ पे गार्ड्स रखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जो आपकी फैक्ट्री है उसमें बंदूकें वगैरह, तोप वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया, तो उसको फोर्टिफिकेशन कहा जाता था। ठीक है, तो पहले 1717 का फरमान देखना ज़रूरी है क्या होता है फर्दर समझने के लिए। ये वैसे इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है, वो दूसरे चैप्टर का टॉपिक है, बट फिर भी हम देख लेते हैं फरमान है क्या।
हाँ, तो फरमान ऑफ 1717। तो इसकी ये दिया कैसे जाता है, क्यों फरमान दिया जा रहा है, ठीक है। फरमान का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। फरमान का मतलब होता है कुछ स्पेशल ट्रेड प्रिविलेजेस। फरमान का मतलब रॉयल ऑर्डर हो गया, ठीक है। रॉयल ऑर्डर मतलब जो भी हमारा रूलर है उसने कुछ ऑर्डर पास किया है, ठीक है, कि ये इनको दे दो, ये इनको दे दो, ये सब ऑर्डर पास किया है, कोई उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो 1717 का फरमान दे रहे हैं। तो पहली बात, ये दिया किसने है, तो ये दिया है फर्रुखसियार ने, ठीक है। अब क्यों दिया है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। तो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, जस्ट ऐसी स्टोरी के लिए बता रहा हूँ मैं। तो फर्रुखसियार को 1717 में एक डिजीज़ होती है, ठीक है। डिजीज़ जानना ज़रूरी नहीं है। तो उसको क्योर कर देता है एक इंग्लिश क्योर, मतलब उसका इलाज कर देता है एक इंग्लिश डॉक्टर, विलियम हैमिल्टन, ठीक है, विलियम हैमिल्टन। अब जो हमारा फर्रुखसियार है, हैप्पी फर्रुखसियार, खुश हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये फरमान इशू कर देता है ईआईसी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और बहुत सारे उनको ट्रेडिंग प्रिविलेजेस, ट्रेडिंग राइट्स दे देता है, ठीक है, व्यापार करने के। तो सबसे पहला ये फरमान इंपॉर्टेंट होते हैं इसके, ठीक है, ये याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले देता है कि आप बंगाल, उड़ीसा, सॉरी बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में फ्री ऑफ, आपको कस्टम ड्यूटी, आप सबको पता होगा क्या होता है, तो कस्टम ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं है ट्रेड करने में, ठीक है। दूसरा कहता है कि ये ईआईसी खुद से अपने कॉइन्स मिंट कर सकती है, तो वो भी एक लीगल टेंडर होगा। लीगल टेंडर भी आप समझते हैं, जैसे हमारे करेंसी नोट्स होते हैं, ठीक है, कि उनको एक्सेप्ट करना ही है आपको, आप मना नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे 100 रुपये का पहले वाला जो है, ठीक है, वो लीगल टेंडर, 1000 का जो है हमारा, वो अब लीगल टेंडर नहीं है, ओके। हाँ, तो ईआईसी खुद से अपने कॉइन मिंट्स कर सकती है, और कलकत्ता का जो इनका फैक्ट्री वाला है उसको फर्दर फोर्टिफाई, वहाँ पे गन्स वगैरह लगा सकती है, ठीक है। तीसरा इसने दिया कि राइट टू इशू पासेस या दस्तखत दे दिए गए, ठीक है, कि बेसिकली जब ये हमारी ईआईसी अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रही है, ए पॉइंट से बी पॉइंट में, तो पासेस से इनको क्या फ़ायदा होता था कि कोई भी इनको बीच में रोकेगा नहीं, कोई भी इनसे टैक्स वगैरह कलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इनको मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए पासेस खुद से इशू कर सकती है। मतलब इनको अब जाके मुगल एम्प्रेयर, सॉरी बंगाल के किसी एम्प्रेयर से जाके रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है पासेस के लिए, किसी ऑफिशियल के पास जाने की ज़रूरत नहीं, खुद से इशू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, इसने कहा कि ईआईसी के जो सर्वेंट्स हैं, यानी ईआईसी के फर्दर जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, वो अब ये देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है उस टाइम पे, एक कंपनी है, एक कोई भी कंपनी, जैसे आज टाटा है, ठीक है, वैसे ही एक कंपनी है। अब इनका इंटरेस्ट क्या है, ट्रेड करना, व्यापार करना, ठीक है। तो जो उसके ऑफिशियल्स होते थे उनका भी इंटरेस्ट ये होता था कि जितना पैसा कमा सके व्यापार करके हम लोग कमा ले। तो जो ईआईसी के सर्वेंट्स थे वो भी इन्वॉल्व हो जाते थे, वो अपना अलग से बिजनेस स्टार्ट कर लेते थे यहाँ पे, ठीक है। तो ईआईसी के जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगी बाद में, ठीक है। तो ईआईसी के सर्वेंट्स अपना ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, प्राइवेट ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। बट इस ट्रेड के अंदर जो शर्तें हैं वो ऊपर वाली नहीं होंगी, यानी अब वो खुद से अपने आप को, जो ईआईसी के सर्वेंट्स हैं वो खुद से इशू नहीं कर सकते पासेस या दस्तखत वगैरह, ठीक है। कंपनी इशू कर सकती है, ये लोग जब अपना ट्रेड चला रहे हैं ईआईसी के सर्वेंट्स, तब अपने लिए इशू नहीं कर सकते, ठीक है। एज ए कंपनी ईआईसी कर सकती है, उसके सर्वेंट्स दस्तक वगैरह इशू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उनको सेम टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ेंगे इंडियन मर्चेंट्स की तरह। पर ये जो अब इशू यही आता है कि आपने ईआईसी को दे दिया है जब दस्तक इशू करने की पावर, तो खुद जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं वो खुद से ही कर लेंगे जुगाड़ अपने लिए, ठीक है ना। दस्तखत वगैरह खुद से, जो कि होता भी यही है, खुद से इशू करना स्टार्ट कर देते हैं, ओके। सो द दस्तक्स वर लेटर मिसयूज्ड बाय द कंपनी सर्वेंट्स, ये खुद से अपना प्राइवेट ट्रेड स्टार्ट कर देते हैं, और उन्हीं जो ईआईसी को दस्तक मिले हुए थे उन्हीं को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यही एक फरमान जो आपको मैंने पहले बताया, फर्दर जो हमारे बैटल ऑफ प्लासी का रीज़न बनेगा, ओके। देख लेते हैं पीछे जाके। तो सिराज और ईआईसी का कॉन्फ्लिक्ट का मैंने रीज़न बताया आपको, 1717 का फरमान होगा, दस्तखत का मिसयूज़ होगा, जो कि ईआईसी के जो प्राइवेट ऑफिशियल्स हैं वो करेंगे, और जो इमीडिएट रीज़न यानी तुरंत वाला रीज़न जो होगा जिसकी वजह से हमारा सिराज गुस्से में आके अटैक करेगा, फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होता है, अब सिराज हमारा गुस्से में आ गया तो फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लेता है, ठीक है। सिराज जाता है फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लेता है, कुछ इंग्लिशमैन भाग जाते हैं वहाँ से, बट बहुत सारे कैप्चर हो जाते हैं, तो 146 के अराउंड कैप्चर होते हैं उसमें, ठीक है। तो जब सिराज हमारा फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लेता है तो वो कलकत्ता को रीनेम करके अली नगर कर देता है, ठीक है। और कलकत्ता का इंचार्ज, जो उस फोर्ट का इंचार्ज है, उसको मानिक चंद को बना देता है, एमसी को, मानिक चंद। अब देखो,
अब हो क्या रहा है बेसिकली कि सिराज ने बहुत सारे जब अटैक किया तो इंग्लिश प्रिजनर्स पकड़ लिए। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट होगा जो ये पकड़े गए ना ऑफिशियल्स ईआईसी के। तो 20th ये डेट इंपॉर्टेंट है। 20th जून 1756 को ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है। ब्लैक होल ट्रेजेडी में 146 प्रिजनर्स जो इनने पकड़े हुए हैं उनमें से 123 के अराउंड मर जाते हैं। ठीक है, कैसे मर जाते हैं? इनको एक जेल में रखा हुआ था 14x18 फीट की। ठीक है, और ये सफोकेशन से 123 जब खोला जाता है सुबह तो 123 उसमें से मर चुके हैं, केवल 23 सर्वाइव किए होते हैं। तो ये उस टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ हुई होती है जिसकी वजह से ईआईसी एंड ब्रिटिश भड़क जाते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा गया था इस इवेंट को। अच्छा, इसके बारे में एक और फैक्ट, आपको फैक्ट क्या स्टोरी ये है बेसिकली, बुक्स में लिखी है नहीं लिखी। तो इसमें स्टोरी ये है कि ये जो 123 लोग मर गए थे इनके बारे में सिराज को नहीं पता था। जो एक कैप्चर हुए थे ना सिराज, उसके बाद रीनेम वगैरह करके हट जाता है, सिराज को कुछ भी नहीं पता था। जो सिराज के अंदर काम कर रहे थे, ठीक है, उसके अंडर काम कर रहे थे लोग, उन लोगों ने इनको कैप्चर किया था और इस जेल में डाला था। ठीक है, तो सिराज का इमीडिएट इसमें नाम नहीं आया था उस टाइम पे। ठीक है, बट फिर भी ऐसा है नहीं, जब ईआईसी को या कोई कंपनी अटैक करने के लिए रीज़न ढूंढ रही होगी तो ऑब्वियसली अटैक करेगी। हाँ, तो इस इंसिडेंट को एक सर्वाइवर होता है। 146 प्रिजनर्स जो है ना उसमें से जो 23 बच जाता है उसमें से एक सर्वाइवर है जेजी हॉलवेल। ये क्वेश्चन आता है जेजी हॉलवेल के बारे में। ठीक है, तो इसने अपनी सर्वाइवर साइड ऑफ स्टोरी बताई थी उस टाइम पे। ये नेक्स्ट भी आया हुआ है स्टेट पीसेस के वैसे। तो उस टाइम पे एक गुलाम हसन था हमारा, उसने बुक लिखी थी सियर उल मुख्तराइन। ठीक है, गुलाम ये कंटेम्प्रेरी राइटर था उसी टाइम का। तो गुलाम हसन की बुक में ऐसा कोई इंसिडेंट मेंशन नहीं है, उसने पूरी स्टोरी मेंशन की हुई है बट ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि ये स्टोरी मनगढ़ंत भी हो सकती है, फिक्शन भी हो सकती है, बट आपको इतना कुछ नहीं सोचना, बुक में लिखा हुआ आपको याद करना है। ठीक है, सियरुल मुख्तराइन जो है उसमें ये मेंशन नहीं है, गुलाम हसन की बुक है। अब जब ये देखो, अब हमारे कैप्चर्ड पड़े हुए हैं, हमारा फोर्ट विलियम कैप्चर हो चुका है, कलकत्ता को अली नगर डिक्लेयर कर दिया गया है, तो अब फाइनली ब्रिटिश अटैक करेगा इनके ऊपर। तो ब्रिटिश नेवल हेल्प बेस्ड है। ठीक है, और इसका कमांडर कौन होता है? क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। मद्रास से आती है ये फोर्स। ठीक है, ये आते ही मानिक चंद को ब्राइब करती है। मैंने बोला ब्रिटिश हमेशा ट्रिक करके कोई अटैक करेंगे, तो ये मानिक चंद को पहले ही खरीद लेते हैं और फोर्ट विलियम को रिकैप्चर कर लेते हैं उसी टाइम। ठीक है, अब ऑब्वियसली इनको लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं, मानिक चंद को इन लोगों ने थोड़े पैसे दिए और पूरा का पूरा रिकैप्चर कर लिया। तो हार गए लोग। ठीक है, हमारे बंगाल वाले सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला को हार के एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन करना पड़ता है। ओके, जिसमें ये अटैक नहीं करेगा ये सब वगैरह इनके ऊपर, ईआईसी के ऊपर, वो ट्रीटी ऑफ अलीनगर है। इसके टर्म्स जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन करता है हार के सिराज। अब क्लाइव को समझ में आ गया है कि सिराज जो है वो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि बंगाल अभी किसके पास है? सिराज के पास में, और क्लाइव को क्या करना है? ट्रेड। तो क्लाइव स्टार्ट करता है कॉन्स्पिरेसी कि सिराज को रिप्लेस करके अपना कोई बंदा बिठाया जाए वहाँ पे बंगाल में। ठीक है, बंगाल का नवाब अपने बंदे को बनाया जाए। तो ये जो सिराजुद्दौला की आर्मी होती है उसका कमांडर जो होता है, कमांडर रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? उसी को खरीद लेता है। ठीक है, वो कमांडर मीर जाफ़र ही होता है। ठीक है, तो मीर जाफ़र को ही सीधे खरीद लेता है। तो बेसिकली अगर आप लड़ने वाले हो किसी से और उसकी आर्मी ही बिकी हुई है तो आप जीतोगे ही जीतोगे, है ना। तो मीर जाफ़र को ही खरीद लिया उसने। ठीक है, तो इसी को प्लासी कॉन्स्पिरेसी कहा गया है, क्लाइव और सीएनसी जो कमांडर इन चीफ है जाफ़र के बीच में। ठीक है, क्लाइव ने जाफ़र के साथ डील साइन कर लिया कि जो भी हमारी लड़ाई होगी अभी फर्दर उसमें आर्मी हमने खरीद लिया, तो यू कांट अटैक अस। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। तो अब यही है हमारा लड़ाई जो होगी हमारी सिराजुद्दौला और ईआईसी के बीच में। ठीक है, अब सिराज को हटाना ही हटाना क्लाइव ने डिसाइड कर लिया है। ठीक है, तो क्लाइव ने सिराज को हटाना ही हटाना है, तो उसने मीर जाफ़र को ख़रीद लिया है। ठीक है, और उसके साथ बैटल करने जाएगा अब क्लाइव सिराजुद्दौला के साथ। उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी की डेट पहले याद रखनी है आपको, 23 जून 1757। ट्रिक बनाओ जैसे करना है, 23 जून 1757 होती कहाँ पे? प्लासी में।
प्लासी कहाँ पे है? प्लासी एक जगह है, उसकी डिस्ट्रिक्ट है हमारी नाडिया, नाडिया डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, ठीक है। और प्लासी कौन सी नदी के किनारे है? तो भगीरथी। ओके, ये स्टेट पीसेस के फैक्ट वैसे यूपीएससी में इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इमीडिएट कॉज मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ये पूछते हैं, ठीक है। एक तो रीज़न क्या क्या है हमारे, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी वगैरह के या ईआईसी और सिराज के कॉन्फ्लिक्ट के लिए। तो इमीडिएट कॉज क्या है हमारे बैटल ऑफ प्लासी का? फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम को ये लोग कैप्चर करते हैं, सिराज के साथ लड़ाई होती है और उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी होती है। बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में लड़ी गई है? तो क्लाइव एक तरफ है और एक तरफ सिराजुद्दौला है। क्लाइव की आर्मी और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला की आर्मी है। तो सिराज की जो आर्मी होती है, एक ट्रेटर जो मैंने आपको बताया, उसका कमांडर इन चीफ मीर जाफ़र के अंदर होती है। तो इसका ऑब्वियस अब इफेक्ट होगा कि सिराज हमारा हारेगा ही हारेगा, तो सिराज हार जाता है, ठीक है। और बाद में इसको कॉन्स्पिरेसी करके सिराज को मार भी दिया जाता है। सिराज बैटल में नहीं मरता है, ठीक है, बाद में मरता है। ओके, आई गेस मीर जाफ़र का ही सन होता है, वो बाद में जाके इसको मार देता है। सिराज उस टाइम बैटल में भाग जाता है, ठीक है, बैटल में भाग जाता है यहाँ से। हाँ, तो बैटल ऑफ प्लासी को कहा जाता है दिस इज़ द बैटल दैट स्टार्टेड द कंसोलिडेशन। ये कंसोलिडेशन वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो ब्रिटिश एम्पायर के बनने की शुरुआत कहाँ से हुई है? ठीक है, ये हुई है हमारी बैटल ऑफ प्लासी से, ठीक है। कंसोलिडेशन वर्ड ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में आता है कि कौन सी बैटल है दैट स्टार्टेड द कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। डबल स्टार मार्क्ड है, मतलब आया हुआ है ये, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ही आया हुआ है। हाँ, ये भी मैंने आपको बताया होता है। फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल कौन बनता है? मुर्शिद कुली खान, जो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है। वो जो खुद ही पहले हमारा रिवेन्यू कलेक्ट करता होता है, ठीक है, दीवान होता है, और बाद में नज़ीम बनता है। तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब। लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल कौन होता है? सिराजुद्दौला, ठीक है, क्योंकि सिराजुद्दौला अब इसके बाद मर गया, ठीक है। और सिराजुद्दौला के बाद जो भी मीर जाफ़र जितने फर्दर बनेंगे वो ईआईसी कंट्रोल्ड है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है वो अब, ओके। तो हमारा इसीलिए मैंने लिखा हुआ था 1717 से लेकर 56 तक का टर्म है, जिसमें 56 तक का टर्म है जिसमें ये लोग इंडिपेंडेंट रहते हैं बंगाल वाले, ठीक है, इंडिपेंडेंस का पीरियड एंजॉय करते हैं। हाँ, तो मैंने एक क्वेश्चन भी बताया था, ये पहले पूछा हुआ है कि हु वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी। तो मैंने आपको बताया था बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे गवर्नर का सिस्टम अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अभी, क्वेश्चन में एक्चुअली लिखा होता है और लोग टिक करते हैं रॉबर्ट क्लाइव। अब क्वेश्चन आता है कई बार क्लाइव के बारे में, मैंने बताया क्लाइव इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो क्लाइव के बारे में फैक्ट्स कुछ पूछे जाते हैं। तो क्लाइव हमारा 2 बारी बना था गवर्नर, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 1757 से 60 के बीच में, और मई 1765 से 67। इसमें फैक्ट्स जो है वो एनसीईआरटी से भी कंपाइल्ड हैं, तो फैक्ट्स करेक्ट होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये फाउंडर ऑफ ब्रिटिश रूल भी है। क्वेश्चन आता है हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश रूल? तो रॉबर्ट क्लाइव है। इसके टाइम पे वाइट म्यूटिनी या फिर मुंगेर म्यूटिनी होती है 1766 में। तो देखो वाइट म्यूटिनी 2 बार, पहले देख लेते हैं होता क्या है वाइट म्यूटिनी, मुंगेर म्यूटिनी। तो इसके काल में होता है, ठीक है। क्लाइव क्या करता है, जो लड़ाई के टाइम पे जो आर्मी को उसकी अलाउंस मिलता था, सोल्जर्स को अलाउंस मिलता था, एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे, उनको डिक्रीज़ कर देता है, क्योंकि उस टाइम पे बॉम्बे वगैरह में बहुत कम मिलते थे, जो ये बैटल फील्ड या भत्ता कहा जाता था उसको, ठीक है। यूरोपियन ही ऐसी सोल्जर्स ने किया था, पहली बात। अच्छा, वाइट म्यूटिनी या मुंगेर म्यूटिनी इंपॉर्टेंट है। ये वाइट म्यूटिनी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वाइट्स ने किया था, ठीक है। वाइट्स मतलब ईआईसी के सोल्जर्स ने ही म्यूटिनी की थी। म्यूटिनी का मतलब क्या है? विद्रोह, ठीक है, अंदर ही जो हुआ था। तो ये रॉबर्ट क्लाइव के काल में होता है। क्लाइव रिड्यूस कर देता है उनका भत्ता या बैटल फील्ड अलाउंस, जिसकी वजह से वो रिवोल्ट कर देते हैं, ठीक है। बाद में इसको सप्रेस कर दिया जाता है, थोड़े बहुत पैसे वगैरह भी बढ़ा दिए जाते हैं। अब वाइट म्यूटिनी यहाँ पे मैंने एक और फैक्ट लिख दिया, क्योंकि एक और वाइट म्यूटिनी हो रखी है जो कि काफ़ी आगे होती है, ठीक है। ये मैंने कहाँ बताया 1766 में। ये आपको देखना पड़ेगा, यही चीज़ें मैंने नोट्स में कंपाइल कर रखा है, ठीक है, कि बहुत सारे फैक्ट्स जो इधर उधर के उनको एक जगह पे इकट्ठा करके कर दिया जो रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। तो आप इसको एक इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी होती है जिसको वाइट म्यूटिनी भी, उसको भी वाइट म्यूटिनी कहा गया है। ये आगे आएगा, आप फिर से समझेंगे, पहले बता देता हूँ बेसिकली हुआ क्या था। तो हमारे एक और आगे गवर्नर आएगा जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा बेसिकली, लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो ये लॉर्ड रिपन एक्चुअली प्रो इंडिया था, इसने बहुत सही सही काम किए थे इंडिया के लिए, प्रो इंडियन था,
ठीक है। गवर्नर जनरली बहुत अगेंस्ट रहे हैं इंडिया में जो भी गवर्नर रहे हैं, ठीक है। ये प्रो इंडियन था, इसको सपोर्ट भी किया गया था, इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। तो लॉर्ड रिपन के टाइम में ये एक इल्बर्ट बिल लेके आया था, इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल के अंदर क्या लिखा गया था बेसिकली कि जो इंडियन जजेस हैं वो यूरोपियन अक्यूज्ड, यूरोपियन जो भी किसी चीज़ में उनके ऊपर केस चल रहा है किसी यूरोपियन के ऊपर, तो इंडियन जजेस उनका ट्रायल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये यूरोपियंस या वाइट लोगों को, इसीलिए इसको भी वाइट म्यूटिनी कहा जाता है, ठीक है। वाइट लोगों को पसंद नहीं आया और वो इसके लिए म्यूटिनी कर दी थी उन लोगों ने, ठीक है। ये ऑब्वियसली पास नहीं हुआ था, बाद में हटा दिया गया था। तो इसको इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कहा जाता है, ठीक है, या वाइट म्यूटिनी कहा जाता है। तो दो वाइट म्यूटिनी आपने देख ली, दो ही वाइट म्यूटिनी होती है, इसमें कंफ्यूज मत होना, अच्छे से याद कर लेना। अब विलियम पिट को एक टाइटल मिला हुआ है जो कि क्वेश्चन पूछते हैं, हेवन बॉर्न, सॉरी विलियम पिट बोल रहा हूँ, रॉबर्ट क्लाइव को, और ये टाइटल दिया है विलियम पिट ने, हेवन बॉर्न जनरल, ठीक है। किसने दिया है? विलियम पिट ने। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव, विलियम पिट। इसको मैं आपके याद करने के लिए भी एक फैक्ट्स का टेबल काइंडा बना दूंगा, जिससे आप ये सारी चीज़ें आराम से याद कर सकोगे, ठीक है। उसकी भी एक अलग वीडियो डाल दूंगा मैं, वैसे ही मैंने ये सब फैक्ट्स याद किए हुए हैं खुद भी, ठीक है, तो आपको भी ईजी रहेगा। अब देख लिया हमने, जो हमारा सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला को मार दिया गया और रॉबर्ट क्लाइव ने अपना पपेट, ठीक है, पपेट समझते हो आप, ठीक है, कठपुतली, मीर जाफ़र को बनाया हमारा नवाब ऑफ बंगाल। तो इसका भी टर्म हमारा ज़्यादा नहीं रहता, ठीक है, इसको भी ब्रिटिश ही हटाते हैं। तो 1757 से 60 के बीच में हमारा रहेगा मीर जाफ़र। अब मीर जाफ़र को क्लाइव का जैकल भी कहा जाता है। जैकल का मेरे को नहीं, शायद सीआर कहते हैं मेरे ख्याल से जैकल को। तो ये क्लाइव के इशारों पे काम करेगा, पपेट है क्लाइव का, ठीक है, इसलिए इसको मीर जाफ़र को बिठाया गया था। तो मीर जाफ़र जैसे ही बनता है ऑब्वियसली अब ये ईआईसी के लिए काम करेगा, तो ईआईसी को 24 परगनास का ज़मींदारी, राइट टू कलेक्ट रिवेन्यू दे देता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब ठीक है, इतना कुछ इनका मीर जाफ़र और क्लाइव का अच्छे से चल रहा था, बट बीच में अब हमारा मीर जाफ़र भी, ऐसे लोग जो इतने जल्दी बिक जाते हैं किसी के होते नहीं है, तो ये भी यही करता है। तो उसके बाद ये डच उस टाइम पे थे हमारे इंडिया में, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इनके बारे में भी, अभी स्टोरी के लिए रेलेवेंस नहीं है, ठीक है, और बहुत ही छोटा टॉपिक है डच का। तो ये डच के साथ कॉन्स्पिरेसी करता है मीर जाफ़र कि ब्रिटिश को हम इंडिया से हटा देते हैं, ब्रिटिश को पिक्चर से हटा देते हैं, ठीक है। डच के साथ कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट करता है, ब्रिटिशर्स को पता चल जाता है, तो वो डच को ही ख़त्म कर देते हैं बैटल ऑफ बेदरा में। यहाँ पे बैटल ऑफ बेदरा होती है 1759 में, और डच की पावर ख़त्म हो जाती है, ब्रिटिश जीत जाते हैं और डच की पूरी स्टोरी इंडिया से ख़त्म हो जाती है। उल्टा हो जाता है जो मीर जाफ़र ने सोचा था। तो ऑब्वियसली है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मीर जाफ़र को ये लोग छोड़ेंगे तो है नहीं, है ना। तो गवर्नर ऑफ बंगाल जो उस टाइम पे होता है वेंसीटेट, ठीक है। वेंसीटेट अब चाहता है कि मीर जाफ़र को हटा के, ठीक है, मीर जाफ़र को पिक्चर से हटा दिया जाए और मीर जाफ़र के सन इन लॉ को, मीर कासिम दामाद जो भी है, उसको बना दिया जाए नया नवाब, ठीक है। तो देखते हैं उसके बारे में भी। तो अब हम 7th नवाब पे आ गए हैं, ठीक है, बंगाल में। ये इतने ही पीरियड में कितने सारे चेंज हुए हैं, 1717 से देख सकते हो कितनी ज़्यादा डिस्टेबलाइज्ड गवर्नमेंट रहती थी उस टाइम पे। तो लोगों के लिए हित में क्या करेंगे ये लोग, अपनी गद्दी बचाने पे लगे रहते थे। हाँ, तो 1760 से 63 के बीच में मीर कासिम या फिर इत्मादुद्दौला, ठीक है, मीर कासिम या फिर इत्मादुद्दौला। तो मीर कासिम को नया नवाब बनाते हैं जब मीर जाफ़र को हटा देते हैं। अभी मीर जाफ़र मरा नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना, उसको बस पोस्ट से हटाया है, ओके। तो मीर कासिम को नया नवाब बना देते हैं। अब मीर कासिम भी कुछ खुश हो के, मतलब इन लोगों को ईआईसी को देगा, तो ये दीवानी, पहले 24 परगनाज हमारे मीर जाफ़र ने दी थी, ये दीवानी और बर्दवान, मिदनापुर एंड चित्तगोंग ईआईसी को दे देता है। अब हमारे मीर जाफ़र का कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होगा, किसके साथ? ईआईसी के साथ। क्यों? अब ये केपेबल गवर्नर था, यानी ये चाहता था लोगों के भले के लिए कुछ काम करना, ठीक है। तो अब ये ऑब्वियसली ईआईसी को पैसा चाहिए, रिवेन्यू चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसको चाहिए कि एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन बनाई जाए। अब ईआईसी, जब दोनों का कॉन्फ्लिक्ट होना ऑब्वियस है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करता है हमारा मीर कासिम, देखते हैं क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक कैपिटल शिफ्ट कर देगा अपनी, ठीक है। हमने पहले देखा था ढाका से मुर्शिदाबाद गई थी,
ठीक है, ढाका से मुर्शिदाबाद। अब ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर देगा हमारा मीर कासिम, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है किसने शिफ्ट किया था, ठीक है। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर देगा, क्यों करेगा, क्योंकि मुंगेर बिहार में आ गया उस टाइम के, ठीक है, और मुर्शिदाबाद बंगाल में था। बंगाल में ब्रिटिश का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था, तो ये मुंगेर में कैपिटल शिफ्ट कर देता अपने हेडक्वार्टर, ठीक है। उसके बाद अपनी आर्मी को ये वेपन्स वगैरह मॉडर्नाइज करने लग जाता है, ठीक है, जो उस टाइम के कंटेम्प्रेरी जो भी चीज़ें थी उनको प्रोवाइड करने लग जाता है अलॉन्ग द यूरोपियन लाइन्स। फिर उसके बाद ये एक फैक्ट्री बनाता है मैचलॉक, उस टाइम पे जो गन चलती थी उसका नाम है मैचलॉक गन, ठीक है, बिहार में, वो भी शायद मुंगेर में ही होती है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं, बिहार में स्टार्ट करता है। फिर उसके टाइम ब्रिटिश ने अपना एक और पपेट, जो ऑब्वियसली अब ब्रिटिश जो भी बिहार वगैरह हर तरफ एम्प्लॉयज़ खुद से अपॉइंट कर रही है, इसीलिए अब इंडिपेंडेंट बिहार नहीं रहा है 1756 के बाद, ठीक है। तो अपना ब्रिटिश बिठाती है वहाँ पे डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार राम नारायण को, ठीक है, और राम नारायण को हटा देता है मीर कासिम। तो ऑब्वियसली अब ये लोग नाराज़ होंगे ईआईसी वाले कि हमारे बिठाए हुए को क्यों हटा रहे हो, तो इसको भी हटाएंगे अब फर्दर। हाँ, उसके बाद एक और काम करता है ये दस्तक। दस्तक मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ट्रेड करने के लिए, सामान ले जाने के लिए दस्तक इशू किया करते थे। तो अब ईआईसी खुले हम, अब तो कोई रोकने वाला था नहीं इनको, तो दस्तक पूरा ये मिसयूज़ कर रहे थे। और अब ईआईसी जो मिसयूज़ कर रही थी दस्तक, उसकी वजह से जो इंडिया के व्यापारी थे उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, ठीक है। वो इनसे आके कंप्लेन करते थे कि ये लोग फ्री में ट्रेड कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हमें इतना ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। तो ये हमारा मीर कासिम पूरे इनलैंड ड्यूटीज़ जो जो टैक्सेस थे वो सब कुछ हटा देता है, ठीक है, कि ना ईआईसी को देना पड़ेगा ना ही इंडियन मर्चेंट्स को देना पड़ेगा, इक्वल लेके आ गया दोनों को, ठीक है। अब इतना कुछ हो रहा है, ये सारी चीज़ें खुद से इंडिपेंडेंट तरीके से कर रहा है, तो ऑब्वियसली अब किसी को तो मिर्ची लगनी है, तो मिर्ची लगती है हमारे ईआईसी को, ठीक है। अब आपको ये इसमें याद रखना पड़ेगा, अब जो हमारा कौन है, सॉरी, रॉबर्ट क्लाइव जा चुका है इंग्लैंड में, ठीक है, 1760 में, ठीक है, 1757 से 60 तक वो इंडिया में रहता है। अब रॉबर्ट क्लाइव जा चुका है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट गवर्नर जो था वेंसीटेट, अभी वेंसीटेट है गवर्नर इस पूरे पीरियड में जब ये कुछ सब चल रहा है, मीर कासिम को अपॉइंट किया गया है ना। तो मीर कासिम, अब ईआईसी और हमारे कासिम के बीच में लड़ाई चलने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हमारा जो वेंसीटेट है और वॉरेन हेस्टिंग अभी गवर्नर जनरल या कुछ भी नहीं बना हुआ है, ठीक है, वो ईआईसी का एम्प्लॉई है, वो आते हैं और नवाब से मिलते हैं मुंगेर में, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह साइन करते हैं, ठीक है। बट ये जो कॉम्प्रोमाइज़ है, जो इनकी काउंसिल होती है, ठीक है, जी काउंसिल है जो भी कुछ होगी उस टाइम पे, कलकत्ता काउंसिल जो इनकी डिसीजन फाइनल लेती है, वो डिसअप्रूव कर देती है, वो अग्री नहीं करती उस कॉम्प्रोमाइज़ से। तो अब इसका कोई मीनिंग नहीं रहा जो भी कॉम्प्रोमाइज़ है। तो फाइनली हमारा अब बैटल फिर से स्टार्ट होगा। तो कासिम क्या करता है, उसको पता होता है कि बैटल फिर से स्टार्ट होना है, तो वो सपोर्ट लेने के लिए भाग जाता है अवध में, ठीक है, अवध एम्परर से सपोर्ट लेने भाग जाता है। और जब अब बंगाल की गद्दी फिर से खाली हो गई, कोई नहीं है, तो ये लोग फिर से मीर जाफ़र को बना देते हैं न्यू नवाब ऑफ बंगाल। अब मेन बहुत इंपॉर्टेंट बैटल जो है हमारा, बैटल ऑफ बक्सर आएगा, रुक जाओ। तो बैटल ऑफ बक्सर में आपको इसमें जो भी लिखा हुआ है हर चीज़ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कभी ना कभी, और इतना ही है, या एक्चुअली आप इधर उधर पढ़ोगे तो 10 चीज़ें लिखी होंगी जिसमें से कोई भी काम का नहीं होता। जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको रट लो, अब उसके बाद 10 चीज़ें पढ़ते रहो, कोई मतलब नहीं होगा। तो बैटल ऑफ बक्सर होता कब है, तो इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, 22-23 अक्टूबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, 22-23 अक्टूबर 1764 को, ठीक है। अब बैटल ऑफ, मैं बता चुका हूँ क्लाइव नहीं है अब पिक्चर में, तो उस टाइम पे हेक्टर मुनरो जो होता है वो लड़ाई करने आता है और वो डिफीट करता है कंबाइंड आर्मीज़ ऑफ, अब देखो हमारा कौन भाग के गया था, मीर कासिम, ठीक है, यहीं पे लिखा हुआ है मीर कासिम। तो मीर कासिम कहाँ भाग के जाता है, अवध में। अवध का एम्परर कौन होता है, शुजाउद्दौला, ठीक है, शुजाउद्दौला अवध चला गया। अब ये लोग सपोर्ट लेते हैं फाइनली मुगल एम्परर से, मुगल एम्परर को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं लड़ाई में, ठीक है। तो ये शाह आलम टू होता है उस टाइम पे मुगल एम्परर। तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम टू, ये तीनों की कंबाइंड आर्मीज़ होती हैं और ये लड़ने जाती हैं, एक सेकेंड, ये तीनों की कंबाइंड आर्मीज़ होती हैं, शुजाउद्दौला, शाह आलम जो मुगल एम्परर है और मीर कासिम जो नवाब था बंगाल का, ये तीनों लड़ने जाते हैं ब्रिटिशर्स से और तीनों को हरा देती है ब्रिटिशर्स, ठीक है। कंबाइंड आर्मी को हरा देते हैं हेक्टर मुनरो की आर्मी, ओके। तो अब ये सोचो
अब ये बहुत बड़ा बैटल क्यों है, सिग्निफिकेंस समझना ज़रूरी है इसका। तो जो मुग़ल एम्परर है शाह आलम, ठीक है, ये हमारा इंडिया में बहुत बड़ा पोर्शन है उसका एम्परर है। बंगाल इंडिपेंडेंट चल रहा था हमारा मीर कासिम के अंडर, शुजाउद्दौला अवध में था। तो बेसिकली जो भी बड़ा इंडिया का पोर्शन है वो जीत लिया है हेक्टर मुनरो और ईआईसी ने। अब ईआईसी एक ट्रेडिंग कंपनी है, इमेजिन करो बेसिकली टाटा ने पूरा इंडिया जीत लिया, ठीक है। अब पूरा इंडिया टाटा के एडमिनिस्ट्रेशन, कोई मोदी नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है, टाटा एडमिनिस्ट्रेशन चला, रतन टाटा नेक्स्ट पीएम। तो वही सिचुएशन थी। अब इनको समझ में नहीं आ रहा था रतन टाटा या फिर जो ईआईसी उस टाइम की है कि अब करना क्या है, इतना बड़ा पोर्शन जो हमारे पास आ गया लैंड का, अब उसका करना क्या है। ओके, तो अब इसके लिए ये लोग बुलाएंगे फर्दर, वो देखते हैं हम किसको बुलाएंगे। तो किसी एक स्ट्रैटेजी स्मार्ट आदमी को बुलाएंगे। कौन स्मार्ट आदमी है अभी देखते हैं हम लोग कि अब क्या करना है ये डिसीजन लेने के लिए। तो पहले फैक्ट्स देख लेते हैं आगे, नेक्स्ट क्या। तो क्वेश्चन आता है बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे गवर्नर कौन था। तो मैंने बताया आपको वेंसी टर्ट रहेगा गवर्नर अभी, ठीक है। नवंबर 1764 तक वेंसी टर्ट ही गवर्नर रहेगा। अभी हम अक्टूबर में लड़ाई लड़ी है, ठीक है, तो नवंबर तक हमारा वेंसी टर्ट ही है। अब नवाब ऑफ बंगाल कौन था, ये भी क्वेश्चन आता है। ड्यूरिंग बैटल ऑफ बक्सर मीर जाफ़र था। अब ये बैटल मैंने बता दिया आपको, बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट है। इट चेंज द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। कैसे? सबसे पहले तो ये फर्स्ट डिसीजिव यानी फाइनल डिसीजिव बैटल जो हुई जिसमें ईआईसी की माइट, ईआईसी की पावर प्रूव हो गई, ठीक है। ईआईसी को बहुत बड़ा पोर्शन मिल गया। मोस्ट ये दोनों क्वेश्चन आते हैं कि विच वॉज द फर्स्ट डिसीजिव मिलिट्री विक्ट्री ऑफ ईआईसी इन इंडिया। फिर ये भी आता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बैटल इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश सुपरमेसी इन इंडिया। डोर टू दिल्ली कौन से बैटल से ओपन हुआ था। तो ये सारे के सारी, इसीलिए मैंने फैक्ट एक जगह पे लिखे हुए हैं जो क्वेश्चन के आते हैं, वो हुआ था हमारा बैटल ऑफ बक्सर से। ये जो हिस्ट्री की सीरीज़ में आपको करा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चन केवल इसी में से आएंगे आपको, बहुत क्या जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी में से आएंगे आपको। तो रटते चलो, आपको जो सोर्स और फॉलो करना है करिए, बट रटते रहो इसको, ठीक है। अब इस बैटल को जीत के अब रिजल्ट क्या होगा। तो मीर जाफ़र तो हमारा नया नवाब बन ही चुका है, ठीक है, जैसे मीर कासिम भागा तभी। अब मैंने बताया था कि जब ये लोग जीत जाते हैं पूरे इंडिया को तो एक स्मार्ट आदमी को बुलाते हैं। स्मार्ट आदमी कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, जो 1760 में वापस चला गया था ब्रिटेन, इंग्लैंड। अब उसको वापस बुला रहे हैं ये लोग, ठीक है, क्योंकि स्ट्रैटेजिस्ट चाहिए जो अब डिसाइड करेगा कि क्या करना चाहिए हमें इतने सारे लैंड का। तो ये बुलाते हैं क्लाइव को। और क्लाइव दो सेपरेट ट्रीटीज़ ऑफ इलाहाबाद, दो अलग अलग ट्रीटीज़ ऑफ इलाहाबाद साइन करेगा, एक शाह आलम के साथ, एक शुजाउद्दौला के साथ। अब मीर कासिम के साथ क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मीर कासिम पहले ही पूरा बंगाल ब्रिटिश के अंडर है, ठीक है। दो नई टेरिटरीज उनके पास आई थी, एक मुग़ल की, ठीक है, और एक हमारे अवध की। तो देखते हैं फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके साथ होती है। तो फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होगी, ये डेट क्वेश्चन आया हुआ है, ओके, 12 अगस्त 1765 को। दोनों जो ट्रीटीज़ ऑफ इलाहाबाद है उनके क्वेश्चन आए हुए हैं। फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है हमारी 12 अगस्त 1765 को, किसके साथ? ब्रिटिशर्स एंड शाह आलम टू के पास। ब्रिटिश में कौन ट्रीटी साइन कर रहा है? क्लाइव। और अब मुग़ल एम्परर कौन कर रहा है? शाह आलम टू। तो 12 अगस्त ये फरमान इशू करेगा अब शाह आलम टू, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 12 अगस्त वाली के अंडर, ठीक है। फरमान ऑफ उसको कहा जाता है 12 अगस्त। तो उसमें ये परमानेंट ग्रांट, अभी तक देखो हमारी ईआईसी के पास ओपन कोई भी ट्रेड प्रिविलेजेस नहीं थी। अभी भी ये लोग पपेट अपना अपॉइंट कर रहे थे, मीर जाफ़र, मीर कासिम वगैरह, ठीक है। अभी भी ये जो नवाब थे ये लोग अपॉइंट कर रहे थे दूसरे ऑफिशियल्स को, ठीक है। 12 अगस्त 1765 वाले फरमान में इनको परमानेंट दीवानी राइट्स दे दिए जाते हैं बंगाल, उड़ीसा, बिहार को, बिहार के ईआईसी को, ठीक है। दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार टू ईआईसी। फिर उसके बाद कंपनी जो है ईआईसी अब इतना ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्ट करेगी जब यहाँ से, तो 26 लाख रुपए एम्परर को देगी एज पेंशन। अब समझ रहे हो पेंशन का मीनिंग? पेंशन का मीनिंग क्या होता है नेक्स्ट में देखते हैं। तो सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या है? 16 अगस्त 1765 को। तो शुजा जो है, जो हमारा अवध का था, ठीक है। अब शुजा ने लड़ाई लड़ी ईआईसी के साथ, तो ईआईसी अब इससे उसका हर्जाना वसूल करेगी जो भी वॉर में डैमेज हुई है। तो सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से शुजा 50 लाख रुपए देगा। इलाहाबाद और कारा जो है वो शाह आलम, मुग़ल एम्परर को दे देगा। क्यों देगा? क्योंकि अब शाह आलम या जो भी फर्दर हमारे इसके बाद, अब इसके बाद कौन से हमारे मुग़ल एम्परर होते हैं? एक तो अकबर टू होगा, एक बहादुर शाह टू होगा, ठीक है। शाह आलम, अकबर टू एंड बहादुर शाह टू, ठीक है।
ये मैं इनको भी याद करने का तरीका बता दूंगा, कैसे याद करना है आपको, कौन कौन मुग़ल के एम्परर्स होते हैं किस ऑर्डर में, ठीक है। तो शाह आलम टू, अकबर टू और बहादुर शाह टू, तो ये तीनों के तीनों अब केवल पेंशनर्स यानी ब्रिटिश के पेंशन के अंडर रहेंगे, ठीक है। और ये हमारे जो शाह आलम है ये इलाहाबाद में रिज़ाइड करेगा, ठीक है। इलाहाबाद में अपना हेडक्वार्टर, दिल्ली छोड़ के अब इलाहाबाद रहेगा। तो शाह आलम टू सेकेंडरी ऑफ इलाहाबाद के अंदर, इलाहाबाद के अंदर रहेगा, ठीक है। और शाह आलम जो है हमारा ब्रिटिश के अंडर आ गया, ब्रिटिश के प्रोटेक्शन के अंदर रहेगा, ठीक है। इसका मतलब यही है बेसिकली कि अब समझ लो इंडिया इनका हो गया, बस कहने की मतलब प्रॉपर सील लगाने की ज़रूरत है। अब देखो बंगाल पूरा का पूरा हमारा जो है दीवानी ब्रिटिशर्स के अंदर आ गए। तो अब ये करते क्या है, बंगाल में स्टार्ट करते हैं डुअल गवर्नेंस, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है बंगाल की, जो काम करना है बंगाल में वो अपने अंडर नहीं लेंगे, क्योंकि काम क्यों करना है अभी भी मैंने आपको 10 बारी बता चुका हूँ। EIC एक कंपनी है, वो काम नहीं करना चाहती, वो पैसे कमाना चाहती है, ठीक है। तो काम करने का जिम्मा है वो 2 लोगों को रखेंगे और खुद रिवेन्यू इंजॉय करेंगे, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव हमारा डुअल गवर्नेंस स्टार्ट करता है बंगाल में। रॉबर्ट क्लाइव बिकेम द फर्स्ट गवर्नर, जो यहाँ का गवर्नर ऑफ बंगाल है, 1765 से 67 के बीच में रहेगा, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट गवर्नर नहीं, रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जो सेकंड टर्म है उसका, ठीक है, 1765 से 67 के बीच में। और रॉबर्ट क्लाइव अपॉइंट करता है 2 डेप्यूटी दीवान जो उसके अंडर काम करेंगे, ठीक है। क्लाइव अपॉइंट करता है जो कि निज़ामत का काम वगैरह करेंगे, ठीक है। तो एक बंगाल का हो गया मोहम्मद रज़ा खान, ये क्वेश्चन आते हैं दोनों के। बिहार का हो गया राजा सितब रॉय। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, बंगाल में उस टाइम पे मुस्लिम बहुत ज़्यादा थे, तो उसने एक मुस्लिम को रखा था वहाँ पे, मोहम्मद रज़ा खान। बिहार में हिंदू ज़्यादा थे, तो राजा सितब रॉय। अब ये क्या करेंगे, दीवानी फंक्शंस, ठीक है, जो ये लोग देखेंगे। अब ये बेसिकली आपको यहाँ पे, अब आपको मैंने पूरा पीरियड करा दिया है ये, जब बंगाल जो था हमारा इंडिपेंडेंस हासिल करता है, ठीक है, इंडिपेंडेंस हासिल करता है और उसके बाद इंडिपेंडेंस अपनी गंवा भी देता है, ठीक है। तो हमने पूरा का पूरा पीरियड कर लिया है हमारा यहाँ तक का, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर का। अब इसके बाद इस चैप्टर से कुछ फैक्ट्स, इस चैप्टर से इधर उधर से, ठीक है, जो फैक्ट्स रैंडम होते हैं वो, ये 2 फैक्ट्स बस कराने हैं मेरे को, ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बेसिकली ये वाले फैक्ट्स। अब शाह आलम टू को देख लेते हैं। शाह आलम टू आपने देख लिया, ठीक है, 12 अगस्त 1765 को जो हमारी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है उसके अंदर ब्रिटिशर्स के अंदर आ गया। तो शाह आलम टू को 1788 में अंदर कर दिया जाता है और 1803 में दिल्ली कम्प्लीटली ब्रिटिशर्स के अंदर आ जाती है, ठीक है। जो उसके बाद अकबर टू हैं, इनका टर्म लिखा हुआ है देख लेना। शाह आलम बहादुर शाह टू हैं, सॉरी बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह टू, उनका भी टर्म लिखा हुआ है। ये केवल पेंशनर्स बन के रह जाते हैं, ओके। फिर एक ये क्वेश्चन है बेसिकली 1765 में आपको समझ में आ गया कि दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा ब्रिटिशर्स के अंदर आ गए। अब तो एक सिलहट उस टाइम पे जगह होती थी, ठीक है, बंगाल में ही है, ओके। तो सिलहट की भी दीवानी जो है हमारी ब्रिटिशर्स के पास आ गई। तो ये लोग क्या करते हैं, पूरा सब कुछ इन्हीं के अंडर है। तो ये जो एंग्लो बर्मा वॉर जो हम लोग इसके साथ म्यांमार के साथ उस टाइम पे लड़ रहे थे, EIC 1824-28 इसका पीरियड है। तो ये उस टाइम पे जब लड़ रहे थे तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स डिसाइड करते हैं, ब्रिटिशर्स में स्कॉट होता है नाम जो आता है जिसका, डिसाइड करते हैं कि रोड बना देते हैं हम लोग सिलहट से बर्मा तक जाने के लिए आराम से, ठीक है। और ये रोड जो थी हमारी गारो एंड जयंतिया, गारो खासी जयंतिया वाला, उससे क्रॉस होते हुए जाएगी उन हिली एरिया से। तो जो वहाँ के ट्राइबल्स होते हैं, खासी ट्राइबल्स, वो रिवोल्ट कर देते हैं अंडर दिस नेम तीरथ सिंह। तीरथ सिंह जो होता है इनका लीडर होता है, ठीक है, इसके अंडर रिवोल्ट कर देते हैं। सो क्वेश्चन ये आता है कि विच वॉज द फर्स्ट ट्राइब दैट ब्रिटिशर्स केम इन कॉन्टेक्ट विद। तो यही खासी ट्राइब है जिससे पहली ट्राइब जिससे आके ये लोग मिलते हैं और लड़ते हैं, ठीक है, खासी ट्राइब रिवोल्ट कर देती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने आपको बताया 1765 से 72 तक जो बंगाल है उसमें डुअल गवर्नमेंट चलेगी। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बंगाल में लूटपाट होती है, बहुत ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्शन होता है, ठीक है। तो इसलिए बंगाल को उस टाइम पे स्टेट ऑफ डेकॉइड्स, डेकॉइड्स आप कहोगे डाकुओं का, ठीक है, डाकुओं का जो अड्डा या स्टेट जो भी है वो कहोगे। तो ये किसने कहा था, ये क्वेश्चन आता है। तो ये कहा था KM पानीकर ने। तो इसको याद कर सकते हो ऐसे कि डेकॉइड्स को देख के पैनिक कह जाते हैं, ठीक है, पानीकर पैनिक डेकॉइड्स।
फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने बनाई थी, ठीक है, ये एजुकेशन वगैरह के लिए सोसाइटी होती थी, किसने बनाई थी, ये चैप्टर इसका अलग है, वो कराऊंगा मैं। बस यहाँ पे फैक्ट्स रट लो, क्योंकि फैक्ट्स रटना बहुत ज़रूरी है, हिस्ट्री फैक्ट्स ही है, जोग्राफी समझने के लिए, ठीक है, उसमें भी रटना है वो। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने बनाई, 1784 में विलियम जोन्स ने। फिर वेस्टर्न प्रेसिडेंसी जो हमारी महाराष्ट्र वाली हो गई, ठीक है, बॉम्बे वाली, उस टाइम पे बॉम्बे था पूरा एरिया, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया का। तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ था, तो पहले सूरत होता था, सूरत से बाद में बॉम्बे चेंज हो गया था। नेक्स्ट फैक्ट। अच्छा, अब बैटल्स के बारे में। तो बैटल्स क्यों जानना ज़रूरी है आपको, ईयर। तो बैटल्स क्या करते हैं ये लोग, एग्ज़ाम में आपसे बैटल्स दे देंगे और पूछेंगे कि ऑर्डर बता दो इसका, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी बैटल कब हुई है। तो प्लासी का मैं करा चुका हूँ आपको, ठीक है, इसका देख ही चुका, बेदरा का भी करा चुका हूँ मैं। बीच में कर्नाटक जो कंक्लूसिव वॉर होती है, ठीक है, तो ये वॉर्स हम अलग से भी ये करेंगे जो भी अलग है, जैसे ये बैटल ऑफ वेंडी वॉश, ठीक है, खारदा, चिलिया वाला, ये सब हम अलग से भी करेंगे। बट ये फैक्ट्स हैं बस, और जो आपको रट लेना है, ठीक है। ये चैप्टर ख़त्म हो गया, बस मैं आपको एक्स्ट्रा 1-2-3 फैक्ट्स करा रहा हूँ ताकि आप बीच में जब आए तो कन्फ्यूज़ ना हो। तो बैटल ऑफ प्लासी हमारी 1757 में हुई, बैटल ऑफ बेदरा हमारी 1759 में हुई है, ठीक है। बैटल ऑफ बेदरा हमने देखा था ब्रिटिश वर्सेस डच के बीच में थी। 1760 में ये बैटल बहुत बारी पूछा हुआ है, ठीक है, बैटल ऑफ वेंडी वॉश होती है, ठीक है। तो ये हमारे जब, अब देखो ब्रिटिशर्स को आपने देख लिया, जो डच थे उनको ख़त्म करने के लिए जो बैटल था बैटल ऑफ बेदरा था, वैसे ही फ्रेंच की पावर जो इंडिया में ख़त्म करने के लिए थी वो बैटल ऑफ वेंडी वॉश या फिर थर्ड कर्नाटिक वॉर थी, ओके। तो बैटल ऑफ वेंडी वॉश में फ्रेंच की कमांडर जो आर्मी थी उसको लीड कौन कर रहा था, तो काउंट लैली, ठीक है। तो ये हार जाता है, ओके। फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हो गया। फिर 1795 में बैटल ऑफ खारदा हो गई। खारदा किसके बीच में हुई थी, मराठास महाराष्ट्र के जो हैं और निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद के बीच में हुई थी। इसमें हारता कौन है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, मराठास बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे बीच में, ओके। तो माधवराव टू जो था वो हरा देता है निज़ामुल मुल्क को, ठीक है, असफ जाह। तो इनके बीच में बेसिकली इनको चौथ और संदेशमुखी रिवेन्यू वगैरह चाहिए था, इसके लिए होता है। फिर बैटल ऑफ 1849 में चिलिया वाला होता है, ठीक है, ब्रिटिश और सिख के बीच में, जो कि इनकन्क्लूसिव रहता है। बस ठीक है, कंक्लूड होता है हमारा यहाँ पे सेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। आपको जैसे इसमें याद करने के लिए हेल्प चाहिए होगी, जो हेल्प चाहिए होगी प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।